बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमन ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। नाजरीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी आवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। कराची में लोग चाहे जितने मरते रहें, कारोबार ठप होता रहे, मईशत को अरबों का नुकसान होता रहे, रोशनियों के शहर को शहर कातिल बना दिया जाए, अवाम खौफो हरास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो, हर तरफ खून और आग का खेल खेलने वाले खुलेआम दंदनाते फिर रहे हों, मगर हुक्मरां हैं कि उन्हें किसी भी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। एक बरतानवी अखबार ने यह इंकशाफ किया है कि कराची में यौमिया 1 अरब से ज्यादा रुपया बतौर भत्ता वसूल किया जाता है और ये सारा खेल सियासी पुश्तपनाही में अंजाम पा रहा है। मतलब रोशनियों का शहर कराची सन्नती और तिजारती मफादात की गर्ज से सियासी कुव्वतों का मरकज बना हुआ है। कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का सिलसिला किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 8 से 10 बेगुनाह अफराद टारगेट किलिंग का शिकार बन रहे हैं और अब इस फहरिस्त में सियासी जमातों के साथ साथ मजहबी जमातों के लोग भी शामिल हो चुके हैं, जिन्हें कातिल निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों एक मजहबी रहनुमा समेत 11 अफराद को दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया, जिससे एक बार फिर ये सच सामने आ चुका है कि मुसल्लह अफराद सड़कों पर लाशें गिराते दनदनाते फिर रहे हैं, लेकिन हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारों में इतनी ताकत नहीं कि वो उसे रोक सकें। बैठे बैठे मोबाइल छीन के लेके गए, मजम्मत हुई उनकी आपस में, वो फायर मार के निकले। अगर मारने था टांग पे मारे, हाथ पे मार दे, किसी की जान लेने का हक नहीं है। बाइसे तशवीश अमर ये है कि माजी में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कत्लो गारतगरी का जो सिलसिला जारी था वो अब रोजमर्रा का मामूल बन चुका है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। वफाकी और सूबाई हुक्काम, इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह और आला पुलिस हुक्काम सूरत हाल का नोटिस तो लेते हैं और दहशतगर्दों से निपटने के लिए मुअस्सर लाहे अमल वज़ा करने और उस पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी कराई जाती है। फौजी ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कदम आज तक नतीजा खेज साबित नहीं हो सका, जिसके बाइस रोशनियों के शहर से आज भी आए दिन हो रही हड़तालों, एहतजाजी मुजाहिरों, कारोबारी और सनती सरगर्मियों के जमूद के बाइस रौनकें मांद पड़ती जा रही हैं। जवान लड़के जिस तरीके से मारे जा रहे हैं, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हुकूमत क्या करेगी इन्हें, क्या देगी हुकूमत इन्हें? जवान बच्चा कमाता खाता चलेगा। कराची में तालिबान की मौजूदगी का सबूत तो पिछले 4-5 बरसों से मिलना शुरू हुआ है, मगर जो हजारों शहरी गुज़िश्ता एक अरसे से दहशतगर्दों, बम धमाकों, खुदकुश हमलों, अल-कायदा, तालिबान और गैंगवार कातिलों के हाथों जान बहक हो रहे हैं, उनका खून इतनी आसानी से किस तरह रिस्क खाक हो जाएगा? हर खून का हिसाब हुकूमत को देना होगा। लेकिन सितम ज़रीफी तो ये है कि वफाकी और सूबाई वुज़रा, दानिश्वर और हुकूमत के इत्तेहादी रहनुमा दहशतगर्दों की अदालत से रिहाई का रोना रोते हैं और खुद को कत्लो गारतगरी से अलग रखते हुए हुकूमत से मुज़ाकरात का मुतालबा कर रहे हैं। कराची का गालिबन बल्कि यकीनन इस वक्त सबसे बड़ा मसला कहा यह जाता है कि भत्ता है, और इसी भत्ताखोरी की वजह से टारगेट किलिंग भी होती है, तखरीब कारी भी होती है, दहशतगर्दी भी होती है।
ये बात हर शख्स जानता है कि कराची में बरसरे इख्तिदार सियासी पार्टियों में छुपे जराइम पेशा अफराद को बिला इम्तियाज पकड़े और सजा दिलवाए बगैर मसला हल नहीं हो सकता। मगर ऐसा करने के लिए सिंध के वुज़रा समेत किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं और न ही हलीफ जमातें इस ताल्लुक से संजीदा दिखाई दे रही हैं। वजीर आला मुराद अली शाह इसी बात पर खुश हैं कि उन्हें वजीर आला कहलाने और दफ्तर में बैठने की इजाजत है। सिंध के बाइख्तियार वुज़रा के पास कारोबारी मसरूफियात की वजह से कराची के हालात पर गौर करने के लिए वक्त ही नहीं है। सब अपने अपने मशागिल में मस्त हैं और यही हालत वफाकी हुकूमत की भी है। आईनी और कानूनी तौर पर तमाम तर इख्तियारात रखने वाले वजीर आजम की हैसियत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये बेचारे भी बस इशारों पर ही नाचना जानते हैं। चंद मुट्ठी भर जराइम पेशा नासिर हैं और उनके खिलाफ जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त फेलियर है उन तमाम इदारों का कि जो लोग इसके ऊपर अगर देख कर नहीं करने चाहें तो बड़े बाआसानी किया सकता है, मगर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का कहना है कि सियासी व मजहबी मुखालिफिन और लैंड माफिया बदअमनी में मुलविस हैं। अब ऐसे में अरबाब इख्तियार और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कराची की सूरत हाल को दुरुस्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ टीवी पर टॉक शो कर लेने से कराची की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए दहशतगर्दों और टारगेट किलर्स की शनाख्त करनी होगी। कातिलों के हाथों से दस्ताने उतारने होंगे, सरों पर डाली गई चादरें उतारनी होंगी, दंदनाते फिरने वाले गैंगवारों का सर कुचलना होगा और रियासती रिट मनवाने के लिए कानून के आहैनी हाथ को मुअस्सर बनाना होगा। तभी जाकर आवाम की बेबस और इंसाफ की मुंतजिर निगाहों को इंसाफ मिल सकेगा। पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद भी अब आहिस्ता आहिस्ता कराची की तरह ही दहशतगर्दों की अमाजगाह बनता जा रहा है और पिछले चंद बरसों के दौरान भत्ताखोरी के मामले में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। लेकिन अब तक किसी भी मुजरिम की निशानदेही नहीं हो सकी है। हालांकि ये शहर कभी शहर निगारा से मौसूम किया जाता था। कुदरती जंगलात से घिरा और सुकून से भरा ये शहर कभी पुरअमन भी था, आलाइशों और आलूदगियों से पाक, जराइम से दूर। मगर अब सब कुछ याद माजी बनकर रह गया है। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस जुर्म के पीछे कलअदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। दहशतगर्दों की गिरफ्त में आया पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जो अपने ही मकीनों के लिए अजनबी बन चुका है। कोई लम्हा ऐसा नहीं जाता जब दिन के उजाले और शब की तारीकियों में बाहर निकलते वक्त हर शख्स घबराता और खुदा से अपनी और अपने अहले खाना की सलामती के लिए दुआएं न मांगता हो। किसी को मालूम नहीं कि गली का मोड़ मुड़ते ही उसे कौन दबोच लेगा। उस शहर का नाम है इस्लामाबाद, जिसे एक बावर्दी सदर ने बतौर मरकजी दारुल हुकूमत तामीर करवाया था, लेकिन पाकिस्तानी बेवर्दी और बावर्दी ब्यूरोक्रेसी, ठेकेदार और सरकारी जिम्मेदारों ने उसका चेहरा मस्ख कर दिया है। ईदैन के मौके पर यहाँ के मकीनों की 90% आबादी इस शहर से निकल जाती है, जिसका एक मतलब ये भी है कि इस शहर को अपना शहर करार देने वाला कोई नहीं। फिर कौन होगा जो इसकी भलाई और इसके अमन के लिए अपने रब से दुआएं मांगेगा? गोया ये शहर शहर नापुरसा बन चुका है, किसी को इसकी परवाह नहीं। आज अगर ये मुजरिमों और शिद्दत पसंदों का गढ़ बन चुका है तो उसके चेहरे पर कालिक भी उन्हीं रहनुमाओं ने ही लगाई है। अगर गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात की जाए तो इस दौरान इस्लामाबाद में 3 अफराद की मत्शुदा लाशें भी बरामद हुई हैं। ताहाल पुलिस उन 3 लाशों का पता लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। फायर और जराइम की शरह इस्लामाबाद में बढ़ती जा रही है। कार, मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातें जो है वो हो चुकी हैं।
आबादी के बोझ, तामीरात के बेजा फैलाव और कैपिटल पुलिस के बाज अहलकारों की बदउनवानियों ने उसकी रूह को कुचल कर रख दिया है। अगर किसी गैर जानिबदार इदारों की तरफ से ये कहा जाता है कि वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस के बाज अहलकार हमेशा जराइम पेशा गैंगों, डाकुओं, रहजनों, मंशियात फरोशों और जिस्म फरोशों के अड्डों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और उनकी गैर कानूनी सरगर्मियों पर पर्दा डालते हैं, तो उसे बेजा नहीं कहा जा सकता। उनकी खुफिया रिपोर्टों को महज इल्जामात करार देकर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद पुलिस का तारीखी रिकॉर्ड है कि किसी भी छोटे या बड़े पुलिस अहलकार को कड़ी मुहक्किमाना सजा नहीं दी जा सकी है, इसलिए कि जिन्हें सजाएं देने का इख्तियार है उनका दामन तो खुद ही साफ नहीं है। तो फिर पहला पत्थर कौन फेंकेगा? फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद। ये था कि पहले जगह देखते थे, बैंक देखते थे और उसके बाद सारा कुछ उसका देखते थे, घूमते फिरते थे और फिर सारे इकट्ठे होते थे और फिर कर लेते थे। टोटल मेरे हिस्से में 14 लाख रुपए दोस्त जी। और है तकरीबन 14-15 लोग होते हैं इसमें, लेकिन वो ऐसे डकैती में 6, 7, 8 बंदे होते हैं। बाकी अगर जिनको जरूरत होती है तो वो आ जाते हैं, बुला लेते हैं उसको, नहीं तो फिर नहीं। इस शहरे निगरां, जिसे शहरे नापुरसा बना दिया गया है, गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान वहां भत्ताखोरी की वारदातों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। इस वक्त ये एक ऐसा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है जो किसी के लिए रातों रात अमीर बनने तो किसी के लिए बहुत से दूसरे गैर कानूनी धंधों के लिए सरमाया फराहम करने का एक अहम जरिया है। एक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि छोटे बड़े भत्ते के तमाम वाकयात में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ है। ये दहशतगर्द तंजीम बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर दौलतमंद अफराद से भत्ते की रकम वसूल करते हैं। टीटीपी कई बड़े कारोबारी अफराद, ताजिर और प्रोफेशनल अफराद से भत्ता वसूली में बराह रास्त मुलव्विस भी पाए गए हैं। अब तक ये मामला काबू से बाहर नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से परेशानी इस वजह से बढ़ गई है कि टीटीपी ने बिलवास्ता तौर पर भत्ता जमा करने और उसमें अपना हिस्सा वसूल करने के सिलसिले में छोटे छोटे ग्रुपों की हौसला अफजाई शुरू कर दी है और बदमाशों के इन छोटे छोटे गिरोहों की कार्रवाइयों का दायराकार पूरे इस्लामाबाद शहर में फैला हुआ है। लेकिन इनमें से ज्यादातर केसेस की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज ही नहीं कराई जाती। इसको अगर आपने चेस करना है सच लाइक रॉबरी को, तो दुबई की तरह निजाम लाएं और जितनी भी एटीएम है थ्रू आउट इस्लामाबाद उसमें ये करें कि उनको ऑनलाइन ऑन द सीसीटीवी पे करें। जहाँ पे एटीएम्स लगी हुई है वहाँ पे भी प्रॉपर कोई सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए ताकि उनको पता चले कि जब वो बंदा अपने पैसे लेके बाहर जाता है तो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का दायराकार जैसे जैसे बढ़ रहा है और उनकी आमदनी का जरिया महदूद होता जा रहा है, वैसे वैसे वो भत्ता वसूली में तेजी ला रहे हैं। साथ ही साथ वो दीगर जराए आमदनी की जानिब भी मुतवज्जह हो रहे हैं, जिनमें अगवा बराए तावान और बैंक डकैतियां उनके लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित हो रहे हैं। सितंबर 2012 में जब पुलिस ने 3 अफराद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था, तब पहली बार भत्ता वसूली में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ था। इस नेटवर्क ने ब्लू एरिया में एक ताजिर से 60 लाख रुपए के भत्ते का मुतालबा किया था। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने बताया कि वो ताजिरों से भत्ता वसूल करते रहे हैं और ये रकम वो दहशतगर्दी के नेटवर्क को फरोग देने में लगाते रहे हैं। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ था कि कुछ लोगों के जरिए खाना पुल, सहाला और मंडो मोड़ के इलाकों में लाखों रुपए का भत्ता हर माह जमा किया जाता था,
जो रकम वो दहशतगर्द तंजीमों को तरसील देने में सर्व कर रहे थे। हमारी मार्केट में भी कुछ लोगों को पर्ची आई है। न सिर्फ बत्तों की पर्ची आ रही है बल्कि टेलीफोन कॉल्स और मैसेज का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी मर्तबा टीटीपी की भत्ताखोरी में बराह रास्त मुलव्विस होने की निशानदेही उस वक्त हुई जब सहाला में एक तिजारती मरकज पर एक हफ्ते में 2 बार हमला किया गया। इस मरकज के मालिक को एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई थी। कॉल करने वाले ने उन्हें 1 करोड़ रुपए अदा करने की धमकी दी थी। 1 हफ्ते तक जब रकम अदा न हुई तो उनके तिजारती मरकज पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया गया, जिससे उनके ऑफिस को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद टीटीपी का नेटवर्क और मजबूत होता चला गया और आज नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी इस्लामाबाद में सबसे मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है और दहशतगर्द तंजीमें इस कारोबार के जरिए अपनी दहशत की फैक्ट्रियां चला रही हैं। दहशतगर्दी को पनपने देने और उसे परवान चढ़ाने के मामले में पाकिस्तान तमाम दुनिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दहशतगर्दी की आबियारी के लिए उन्हें इमदाद कहां से फराहम हो रही है। इसी मौजू पर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के एक अखबार ने तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पनपने देने के लिए माली इमदाद पाकिस्तान में हो रहे दूसरे जराइम से मिल रही है। आज इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की बढ़ती ताकत के नीचे पूरा पाकिस्तान दबता जा रहा है। आज पाकिस्तान के चारों सूबे दहशतगर्दी की आग में बुरी तरह से जल रहे हैं। दहशतगर्दाना हमले और खुदकुश बम धमाके आए दिन का मामूल बने हुए हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की सड़कों को लहू से रंग दिया है। एक हमले की राख अभी ठंडी नहीं होती कि दूसरा हमला कर दिया जाता है और लोगों की जानें ताश के पत्तों की तरह बिखेर दी जाती हैं। इन तमाम दहशतगर्दाना वारदातों के लिए माली मदद पाकिस्तान में हो रहे स्ट्रीट क्राइम से मिल रही है। हाल ही में एक पाकिस्तानी अखबार में शाये रिपोर्ट से पता चला है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए स्मगलिंग, अगवाकारी और भत्ता वसूली जैसे स्ट्रीट क्राइम का सहारा लिया जा रहा है। स्मगलिंग भी हो रही है, अंडर इनवाइसिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर तो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है और वो दहशतगर्द जिनको ये पैसा मिलता है वो तमाम तर कौम की और फौज की कुर्बानियों के बावजूद दहशतगर्दी करने में कामयाब हो गए। दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम दोनों के ही तार आपस में जुड़े होने से एक बात तो साफ है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का मकसद इंसानियत को चोट पहुंचाना है। एक अगर दूसरे की माली मदद करता है तो दूसरा उसे स्ट्रीट क्राइम को बढ़ावा देने के लिए हथियार मुहैया कराता है। हालांकि इस बात का दावा पाकिस्तानी मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया दोनों की जानिब से कई मर्तबा किया गया है, लेकिन अब तक पाकिस्तानी हुकूमत ने इन दोनों पर नकेल कसने के लिए कभी कोई ईमानदाराना कोशिश नहीं की। अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 200 दहशतगर्द ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी फंडिंग पाकिस्तान करता है, जिनका सालाना बजट तकरीबन 5 मिलियन रुपए है। सुसाइड बॉम्बर जाता है, जब वो जैकेट पहनता है और एक्सप्लोसिव लेता है, वो के मार्केट से जाके नहीं लेता है, उसको किसी ने जैकेट दिया और एक्सप्लोसिव खरीद के लाया ना। पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और जराइम के बीच पाकिस्तान की अवाम लगातार पिस रही है। पाकिस्तानी अवाम अपने और अपने अहले खाना की जान बचाने के लिए भत्ताखोरों और अगवाकारों को मोटी रकम देते हैं और उसी पैसे से दहशतगर्द उनकी जान लेने का सामान खरीदते हैं। अजीब कशमकश का माहौल है। आखिर ये गरीब और लाचार अवाम करे तो क्या करे।
क्योंकि पाकिस्तानी इंतजामिया इन दहशतगर्दों के आगे बेबस नजर आ रहा है। हालांकि दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरी पॉलिसी और आलमी बरादरी की तशवीश को नजरअंदाज किया जाना ही पाकिस्तान के लिए मुसीबत बना हुआ है और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मुसलसल बढ़ते हमलों ने आलमी बरादरी की तशवीश बढ़ा दी है। पाकिस्तान में हालिया बरसों में खुदकुश धमाकों की एक तवील फहरिस्त है। ऐसे हमलों को रोकने में हुकूमत या दूसरे इदारे पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं और अपनी नाकामी का इजहार वो अक्सर कर भी चुके हैं। हालांकि इस तरह के वाकयात के बाद तहकीकात करने वाली टीम को खुदकुश हमलावरों के सर की सूरत में एक अहम सबूत मिल जाया करता था, जिससे तहकीकात को आगे बढ़ाने में मदद मिलती थी। लेकिन हालिया बरसों में हुए कुछ खुदकुश हमलों के बाद तफ्तीशी हुक्काम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आखिर क्या है वो मुश्किलात, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो दहशतगर्दी का है, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह खुदकुश हमलों का ट्रेंड बढ़ा है, उसके बाद से तो पाकिस्तान एक नई मुसीबत में घिरता दिखाई दे रहा है। क्योंकि दहशतगर्दाना वाकयात के बाद जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करने वाली टीम को खुदकुश हमलावरों का सर मिल जाता था, जो अहम सबूत होता था। लेकिन हालिया दिनों में हुए हमलों में तफ्तीशी हुक्काम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जाए वक़ुआ से हमलावरों का सर नहीं मिल रहा है। और इसकी वजह ये है कि हमलावरों ने अपना तरीक़ाकार तब्दील कर लिया है। पहले खुदकुश हमलावर सीधा खड़ा होकर अपने आप को उड़ाता था, लेकिन अब झुककर और दोनों हाथ छाती से थोड़ा नीचे बांधकर खुद को धमाके से उड़ाता है। सीधे खड़े होकर धमाका करने से हमलावर का सर अक्सर तन से जुदा हो जाता था और उसके बाजू या हाथ भी अलग हो जाते थे। लेकिन इस नए तरीके की वजह से एक तो सर मुकम्मल तौर पर उड़ जाता है और दूसरा हाथों की उंगलियां भी ज़ाय हो जाती हैं, जिससे उंगलियों के निशानात मिलना भी मुश्किल हो जाता है, जो पिछले कई धमाकों में देखने को मिला है, जहां खुदकुश हमलावरों ने इतनी तबाही मचाई कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। अगर हम इन सुसाइड अटैक्स की हिस्ट्री देखें तो पंजाब रेजिमेंट सेंटर में पिछले दिनों जो हमला हुआ, वो एक बच्चे ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के वहां पे एंट्री हासिल की और उसके बाद सुसाइड अटैक किया। बहुत से लोग इसमें हलाक हुए। इसके बाद पेशावर में के एक नवाही इलाके में नमाज जनाजा के दौरान 18 साल से कम उम्र एक बच्चे ने खुदकश हमला किया। वहां भी बहुत सी हलाकतें हुई। आखिर हमारे बच्चों को खुदकश हमलावर कौन बना रहा है? हमारे बच्चे खुदकश हमलावर क्यों बन रहे हैं? सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक कोटकई और मकीन में ऐसे बहुत से मराकज तबाह किए गए जहां पे बच्चों को खुदकश हमलावर बनने की तरबियत दी जा रही थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में और कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसे मराकज मौजूद हैं जहां पे बच्चों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हर तरफ खुदकुश बमबारों की एक टोली है, जिससे पाकिस्तान के चारों सूबे दहल रहे हैं। लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, मोमंद एजेंसी और सहवन शरीफ, हर तरफ आग लगी हुई है। हर तरफ जिस्मानी आज़ा बिखरे पड़े हैं। पूरा पाकिस्तान लहू में डूबा हुआ है। खुदकुश बमबारों की टोली ने पाकिस्तान की मईशत का पहिया भी जाम करके रख दिया है। जब दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप से तरबियत देकर इंसानियत को उड़ाने के लिए छोड़ दिया जाता हो, तो फिर उसका क्या मदावा, क्या तोड़। दहशतगर्द अब जहां भी हमले को अंजाम देना चाहते हैं, वहां खुदकुश बमबारों का ही इस्तेमाल करते हैं। तज्जियाकारों का मानना है कि दहशतगर्द तंजीमों के पास खुदकुश बमबार तैयार करने की एक बड़ी मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। ये बात दहशतगर्द भी समझ चुके हैं कि जितनी खूरेजी और तबाही खुदकुश बमबार से कराई जा सकती है, उतनी एक बम धमाके से नहीं। साथ ही खुदकुश बमबार खुद भीड़ का हिस्सा बनकर इस काम को अंजाम देता है, जिससे जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दहशतगर्द
خودکش بمبار کا استعمال بھی جگہ کی اہمیت کے حساب سے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا، بس اس نے صرف کہا کہ بدائی کرو جنت کو جاتا ہے، بس ہم تو اس کے ساتھ آ گئے۔ یہ بتایا، اس نے ہم کو یہ بتایا کہ آپ افغانستان جانا ہے کفار مارنے، بس ہم اس کے ساتھ تیار ہو گئے۔ جب ہم ڈی جی خان آئے تو میں نے کہا کہ یہ ڈی جی خان ہے پاکستان ہے، اس نے کہا کہ یہ ڈی جی خان ہے پاکستان ہے، لیکن یہ وہ سے زیادہ کفار ہے، مردوں کو پوجا کرتے ہیں، مردوں سے دعا مانگتے ہیں۔ بس ہم نے کہا کہ یہ تو کفار ہے، تو ہم کفار کو مارتے۔ طریقہ کار میں تبدیلی کے بعد کس طرح سے نقصانات میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بارے میں جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے والی ٹیم کے ایک رکن نے بتایا کہ خودکش جیکٹ میں آگے اور پیچھے دونوں جانب دھماکہ خیز مواد اور بال بیرنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جھک کر جب دھماکہ کیا جاتا ہے تو اس سے سامنے کی جانب کم نقصان ہوتا ہے، بلکہ پیچھے کی جانب زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان میں روز کھیلی جانے والی خون کی ہولی سے لوگوں کے اندر خوف و ہراس بڑھ گیا ہے، اور قتل و غارت کے اس کھیل کے ذریعے خودکش بمباروں نے نہ جانے کتنی ماؤں سے ان کے لختے جگر، کتنی بہنوں سے ان کے بھائی، کتنے بچوں سے ان کے والدین اور کتنی بیویوں سے ان کے شوہر چھین لیے ہیں۔ خودکش بمباروں کی اس خون بھری آندھی نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب پاکستان میں جینا یا جینے کی تمنا رکھنا ایک دکھ بھری کہانی ہے، کیونکہ ہر قدم پر جان کے دشمن خودکش بمباروں کی شکل میں موجود ہیں۔ پورے پاکستان میں دہشت گردوں نے اپنی رٹ قائم کر رکھی ہے اور حکومت کی آنکھوں کے سامنے خودکش حملوں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن پاکستانی انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں طرز حیات کے شمارے کو یہیں ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے طرز حیات میں نئے موضوعات کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ آداب۔